नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के लिए या विविध प्रकार के राज्य सेवा आयोग के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनमें विशेष तौर पे बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार की ऑनलाइन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी प्रक्रिया में यूट्यूब चैनल के माध्यम से दृष्टि आईएएस का यह प्रयास है कि वे परीक्षार्थी या विद्यार्थी जो किसी कारण से दृष्टि के सेंटर पे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते या जिन्होंने अटेंड किया है कोविड-19 के कारण वो घर वापस चले गए हैं, उनकी तैयारी को भी इस वीडियो या फिर इस प्रक्रिया के माध्यम से और ज़्यादा गुणवत्ता और दक्षता प्रदान किया जाए, ताकि न केवल क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन के स्रोतों तक वो अपने पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, बल्कि अपने सफलता को भी अंतिम रूप से सुनिश्चित कर सकें। अर्थात सफलता के लिए जब किया गया प्रयास है निर्णायक हो सके, टीम दृष्टि का यही प्रयास है। इस प्रक्रिया में मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पार्षिकी के प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। इसके अंतर्गत हमने बीपीएससी के सिलेबस जो पीटी और मेंस में सिलेबस के अंतर्गत जो मेंशन है, जो आयोग ने दिया है, साथ ही साथ जो प्रश्नों के पूछे जाने का ट्रेंड है उसको भी डिटेल में विश्लेषित किया है, जिसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। इस प्रक्रिया में 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को भी विश्लेषित कर आप तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं जैसे मुख्य परीक्षा के लिए भी आप तक वो पहुंचेंगी। आज हम लोग बीपीएससी की जो 65वीं परीक्षा हुई थी उसके प्रारंभिक परीक्षा उसके प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इसमें कुल 27 प्रश्न 27 क्वेश्चंस भूगोल, पर्यावरण तथा पार्षिकी से पूछे गए थे, जिसको 2 वीडियोज में अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, जिसके अंतर्गत सिलेबस और साथ साथ प्रश्नों के ट्रेंड को सहसंयोजित करके यानी दोनों को अंतर संबंधित करके आपको बताया था कि जनसंख्या, नदी, चूंकि सिलेबस पर भी मेंशन है और प्रश्नों के पैटर्न को देखें तो प्रश्न वैसे आ भी रहे हैं। जनसंख्या से प्रत्येक बीपीएससी में कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कई बार 6 क्वेश्चन आया हुआ है, कभी लिंगानुपात को लेकर के, साक्षरता को लेकर के। इसके अलावा अपवाह तंत्र को देखें तो कम से कम 4 प्रश्न अपवाह से आया हुआ है, और ये जो प्रश्न हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं, अर्थात बिहार के जनसंख्या से, बिहार के अपवाह से या बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि से। तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन अगर बिहार के भूगोल से इस प्रकार से आ रहा है तो मुझे लगता है कि यदि आप इन संदर्भों में या इन विषय वस्तुओं पे बेहतर ध्यान देकर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो चयन में एक बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो आज 65वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी पीटी, उसी के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। ये पार्ट 1 का वीडियो है। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आए हैं और आप इजिली अर्थात स्मार्ट वर्क कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे उन प्रश्नों तक अपने पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कि टैगलाइन क्या है। टैगलाइन मतलब कोई ऐसा पंचलाइन दे दिया जाता है जो सुनने में ही थोड़ा बेहतर लगे, इंस्पिरेशनल भी हो अर्थात प्रेरणादायी भी हो। तो बिहार सरकार बिहार राज्य बुद्ध की भूमि कही जाती है। बिहार राज्य नहीं, बिहार की जो भूमि है, वैसे जैन, बुद्ध या बौद्ध जो धर्म है वो यहीं से पनपा है, विकसित हुआ है। तो ओवरऑल और खासकर हमारे जो सुशासन बाबू हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उनका भी कुछ योजना या उनका जो दृष्टिकोण है वो बिहार को लेकर काफ़ी सकारात्मक है। वैसे जो खासकर टूरिज्म का विकास है वो बिहार में काफ़ी बेहतर हो सकता है, न केवल राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय। क्योंकि बुद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित है, ये तो हम जानते ही है, समझते ही हैं। साथ ही साथ देखेंगे आप सिखों के 10वें गुरु का जो मेन गुरुद्वारा है पटना सिटी में, इसके अलावा हिंदू धर्म के भी कई ऐसे तीर्थस्थल हैं, उनको यदि बेहतर प्रकार से अर्थात धार्मिक पर्यटन के साथ साथ जो हेरिटेज के पर्यटन हो सकते हैं, उनका यदि बेहतर विकास किया जाए तो बहुत बेहतर परिस्थिति में विकास को, एक इकोनॉमी की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी वहाँ के लोगों को। ऑब्वियसली इन प्रक्रियाओं से जो प्रति व्यक्ति आय है और जीवन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तरों पर समृद्धि आएगी, और तब ब्लिसफुल बिहार जो इसका टैगलाइन भी है वो वास्तविकता में उसको अमली जामा पहनाने जैसा लगेगा। एक आईएएस थे, जब बिहार टूरिज्म के वो सेक्रेटरी थे, मतलब सचिव थे, कमिश्नर थे, मनोज कुमार जी, यहीं जेएनयू से पढ़े हुए थे। मनोज श्रीवास्तव जी जब वहाँ पे थे तो उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम पेश किया था पर्यटन को लेकर के, और राजगीर महोत्सव को प्रारंभ करवाया गया था।
न केवल राष्ट्रीय स्तर के बल्कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुला करके, चाहे वो ओडिसी नृत्य से हो या कुचिपुड़ी नृत्य से हो या कोई बड़ा संगीतकार हो, राजगीर महोत्सव को आयोजित करवाया। हालांकि अब एक परंपरा के तौर पर राजगीर महोत्सव को आयोजित करवाया जाता है, उसमें कुछ नयापन नहीं आता। वो नयापन फिर से आना चाहिए जो मनोज जी के समय आया था। ओवरऑल नीतीश जी या जो पर्यटन मंत्रालय है, आईएएस जो विभाग में कार्यरत है सचिव लोग, उन सब ने मिल करके ब्लिसफुल बिहार अर्थात, अब देखिए ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंददायी, एक होता है हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा, जैसे आप किसी चुटकुले को भी सुनते हैं तो हंस देते हैं, खुश हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, या खुश हैं आप। लेकिन आनंद, प्लेजर या ब्लिसफुलनेस, जब कहते हैं रोम रोम खुशी से नाच उठे या खुश है, उसको कहते हैं ब्लिसफुल या प्लेजर। तो बहुत बढ़िया टैगलाइन है बिहार सरकार का। और थोड़ा केवल यही नहीं, इसके मापदंड क्या हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आधार तय किए गए हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। क्योंकि यूपीएससी भी कोई भी प्रश्न पूछती है तो उसका एक प्रयास ये होता है कि आप भारत को कम से कम बेहतर प्रकार से जानिए। और कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार तो खैर और डिटेल में पूछता है, राज्य लोक सेवा आयोग का भी ये प्रयास होता है कि उस राज्य को आप बढ़िया जानिए। और राज्य को जानने की प्रक्रिया में पॉलिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना, क्योंकि बिहार की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी में बहुत अंतर नहीं आएगा। बिहार के इतिहास में और भारत के इतिहास में अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा। लेकिन बिहार की इकोनॉमी में और बिहार के भूगोल में एक बड़ा अंतर आएगा। विज्ञान में तो कोई अंतर आना ही नहीं है। और इकोनॉमी का भी प्रारंभ होता है भूगोल से ही। इसलिए थोड़ा इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, या बिहार में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किन क्षेत्रों के बेहतर गुणात्मक विकास से, मात्रात्मक विकास से हो सकता है, उन संभावनाओं पर विचार कीजिए। तो तथ्यों को फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इजीली आपके दिमाग में वैसे ही माइंड में कैरी होते रहेंगे। तो बिहार सरकार के जो राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन है वह है ब्लिसफुल बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत और भी चीज जानना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में कुछ और भी पूछा जा सकता था। बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष की आयु। 0 से 6 वर्ष की आयु तक को बाल लिंगानुपात या इसके प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। अब बाल लिंगानुपात की प्रक्रिया को आप देखिएगा तो 2011 में ये 935 था। हालांकि आप उसके पहले देखिएगा एक में तो 942 था, यानी उत्तर होगा ए 935। लेकिन ध्यान रखना है 2001 में यह 942 था, अर्थात ये घटा है, ये नकारात्मक है। हालांकि ये डेटा है और इस मामले में आप सिंपली कुछ चीज़ों को कैसे तैयार कीजिए। इसके पहले वाले जो 66वीं बीपीएससी का पीटी का प्रश्नों को जो मैंने विश्लेषित किया था तो बताया था, डेटा सारा देखने पे कई बार लगता है कब याद होगा। उसमें सिंपल कंटेंट जो है, जैसे लिंगानुपात में जो सर्वोच्च जिले हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले और सबसे कम लिंगानुपात वाले, 2 को याद रखिए, क्योंकि एक को कई बार हटाया जा सकता है। प्लस बिहार में कितना है और थोड़ा कंपेयर कीजिए। जैसे अब 21 का डेटा आ चुका है, भारत सरकार ने ऑफिशियली इसको पब्लिश नहीं किया, उसमें एक व्यवधान कहीं ना कहीं कोविड-19 भी रहा है। लेकिन जो 21 का फाइनल डेटा है सेंसस का, वो आ चुका है, जिसमें जनसंख्या, नगरीकरण और इससे कंसर्न और भी चीज़ें हैं। तो आप 11 के सेंसस से 21 के सेंसस का एक कंपैरिजन भी कीजिए, तुलना भी कीजिए, तभी आपको बेहतर उत्तर या प्रश्नों के ट्रेंड को समझने में थोड़ी आसानी होगी और आप बेहतर उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न था 2011 की जनगणना से बाल लिंगानुपात पे। तो बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है, इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल होती हैं। बाल लिंगानुपात 935 है, जो 2001 में था 942, अर्थात घटा है। घटने का ये ट्रेंड सकारात्मक नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? देखिए, आप अगर बढ़िया से पढ़िएगा या फिर उस रीजन को देखिएगा
कि आखिर किस रीजन में इस प्रकार की चीजें घट रही हैं। तो मैं मानचित्र से आपको समझाता हूं। जैसे ये एरियाज देखिए, सारण, थोड़ा सा सारण लेंगे, सिवान, सारण या कुछ हद तक पश्चिमी चंपारण भी, खासकर जो ये जिले हैं, आप अगर बिहार स्पेशल जब पढ़ रहे होंगे तो पोस्ट कार्ड इकोनॉमी, लिफाफा आधारित अर्थव्यवस्था कही जाती है, विशेष तौर पे सिवान की और गोपालगंज की। क्यों? लिफाफा या पोस्ट कार्ड या मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहते हैं उसको। आप अगर तैयारी करते होंगे आपको ध्यान होगा, मनी ऑर्डर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि यहां से यहां के लोग बाहर जाकर के रोजगार के लिए, मतलब यहां से बाहर जाकर के रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बिहार के अन्य जिलों से ज्यादा है। अब देखेंगे, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री आए थे वो सिवान गए थे। उनका कहना था कि हमारे वंशज सिवान से ही हैं। अब इसलिए नहीं कि सिवान से लोग गए हैं तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी वहीं से होंगे, लेकिन इन जिलों से ज़्यादा पलायन हुआ है, यानी बाहर जाकर के लोगों ने रोजगार प्राप्त किया है। इसीलिए लिंगानुपात, चूंकि अब जो स्थानांतरण होता है, प्रवास होता है रोजगार के लिए, वो प्रायः पुरुषों का होता है। या तो परिवार पूरा का पूरा प्रवास कर जाए और या पुरुषों का होता है। उस परिस्थिति में उन जिलों का लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से सकारात्मक हो जाएगा। और जब कोई बाहर जाकर के काम करेगा, रोजगार लेगा, तो ओबियसली पैसा भेजेगा तो मनी ऑर्डर से, हालांकि अब तो बैंक आ गया, लेकिन इसको मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं। अर्थात कोई अर्न कहीं और कर रहा है और भेज कहीं और रहा है, तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी। लेकिन ये कहाँ कहाँ है? तो आप देखेंगे सिवान और गोपालगंज में है। इसलिए सिवान का भी लिंगानुपात सकारात्मक है अन्य जिलों की तुलना में। हालांकि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर होगा गोपालगंज, क्योंकि वहां पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में लगभग 1015, लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब नया डेटा आ चुका है, थोड़ा वो चेंज हुआ है। अब 1015 महिलाएं। अब ये ध्यान रखिए, कई बार विद्यार्थी लिखने में बड़ी गलतियां करते हैं मेंस में। 1000 पुरुषों के लिए उपलब्ध महिलाओं की संख्या, महिलाएं कोई वस्तु नहीं है जो उपलब्ध होगी। आप लिखिए दोनों के अनुपात, तो पहले जो लिखा जाता है वो पुरुषों का होता है और अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है इसको लिखा जाता है। ठीक है? क्योंकि कई बार मेंस की कॉपी चेक करते समय बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, 1000 पुरुषों के लिए उपलब्ध महिलाओं की संख्या अर्थात लिंगानुपात। ये बिल्कुल गलत है। 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात। ठीक है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। और ये केवल यही नहीं, आप इधर सारण भी ले लें, अर्थात इसको छपरा कहते हैं, यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते थे। इसके अलावा आप देखेंगे ये पूर्वी चंपारण का भी कुछ क्षेत्र लेंगे, यहाँ से माइग्रेशन रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्यों का मतलब अब ओबियसली झारखंड नहीं होगा, कम होगा झारखंड वगैरह, बहुत ही कम। ये मूलतः है महाराष्ट्र और गुजरात, वे प्रदेश जहाँ पे निजी तौर पे भी लोगों को रोजगार, चाहे ऑटो वाले के तौर पे ही हो, मिला हुआ है। ठीक है? अब इस प्रकार से आप जब पढ़ते हैं तो ऑप्शन निकालना इजी हो जाता है। ठीक है? तो सिवान, गोपालगंज, सारण और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहां पे उत्तर हो जाएगा गोपालगंज, यानी कि बी। ठीक है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर था बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? देखिए कंटेंट बेस्ड उत्तर है, लेकिन अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे शिवहर जो जिला है, इसका आंसर शिवहर होगा। वैसे मैं आपको मानचित्र पे थोड़ा दिखा दूं। देखिए यहां पर शिवहर है। बेसिकली जो तराई का क्षेत्र है ना बिहार का, ये बहुत उर्वर मृदा का क्षेत्र है। यहाँ पर मत्स्यन के साथ साथ बेहतर धान की कृषि, और धान की कृषि के साथ साथ आप देखेंगे दलबखाना, सिंघाड़ा, यानी अक्वा कल्चर का विकास भी परंपरागत रूप से बहुत शानदार हुआ है। अब ये जो सीतामढ़ी का क्षेत्र था और थोड़ा बहुत पूर्वी चंपारण का, लेकिन सीतामढ़ी से मिल कटा है ये शिवहर। इस प्रदेश में चूंकि इधर वाले क्षेत्रों में तराई है और जल जमाव है, इसलिए बेहतर कृषि नहीं है। लेकिन जस्ट तराई के नीचे जो शिवहर बना है अलग जिला, वहां पर जनसंख्या घनत्व, यानी पूरे सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण से सबसे ज्यादा घनत्व इसी शिवहर जिले में देखने को मिलता है। कारण क्या है? ये तराई से नीचे है, अर्थात पूरी तरह से धान के कृषि प्रदेश या गहन धान के कृषि प्रदेश से संबंधित है शिवहर। और यहां पर जोत का जो आकार है इस जिले में किसानों का छोटा छोटा है, लेकिन छोटे जोत के आकार के बावजूद भी धान की कृषि एक श्रम सघन कृषि है
और श्रम सघन की कृषि की प्रक्रिया में जन्म दर हमेशा उच्च होता है। आप जापान और दक्षिण कोरिया को देखिए, विकसित राष्ट्र हैं, परंतु पैडी कल्चर अर्थात धान की कृषि के कारण ही वहां पर जनसंख्या का घनत्व उच्च है, वितरण ज्यादा है। ठीक है, तो शिवहर में घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका उत्तर हो जाएगा शिवहर। अब सोचिए कि कितना हो सकता है, तो 1882 है शिवहर का और लगभग 1823 के आसपास है पटना का। 1882 और 1823 है पटना का। अब इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि आखिर पटना इतना गहन बसाव वाला जिला है, क्योंकि प्रश्न देखिएगा किस जिले का। अगर जिले की बात करते हैं ना, तो किसी भी शहर में या नगर में ग्रामीण क्षेत्र भी अटैच होता है। आप केवल सोच रहे होंगे पटना जो नगर है, नगर में जो पटना का बसाव है वो भारत के बहुत गहन रूप से बसे नगरों में से एक होता जा रहा है। अपार्टमेंट कल्चर हालांकि पटना में भी बहुत कम है, सीमित है, परंतु बसाव जो वहाँ का है वो गहनता से बढ़ता जा रहा है। परंतु पटना का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत स्कैटर्ड है, मतलब शिवहर की तुलना में काफ़ी स्कैटर्ड है। इसलिए घनत्व के दृष्टिकोण से पटना 1823 पे। अब इसमें आंकड़ा याद करना जरूरी नहीं होता, आप ट्रेंड को थोड़ा पकड़िए। और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की कई पुस्तकें, चूंकि आमतौर पर जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो जो मार्केट में पुस्तकें होती हैं उनको लेकर पढ़ लेते हैं, उन पुस्तकों के कॉपी पेस्ट और कई पुस्तकों में मिलते हैं। परंतु बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब को आप पढ़िए, भूगोल, धान के कृषि प्रदेश, उसमें स्पष्ट तौर पे आपको लिखा मिलेगा कि जो बिहार का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तराई का क्षेत्र है, वहां पर जल जमाव की वजह से जनसंख्या का घनत्व तुलनात्मक रूप से कम है। परंतु जैसे ही उससे 25-50 किलोमीटर दक्षिण में आते हैं घनत्व एकाएक बढ़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है फिर गहन धान की कृषि के प्रदेश का विकास। अब ऐसे आप पढ़ते हैं तो जनसंख्या यानी कृषि की प्रक्रिया के साथ साथ जनसंख्या वितरण के प्रक्रिया को भी आप उससे अंतर संबंधित कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में भी आपकी तैयारी में एक बड़ा निर्णायक होगा ये सारा का सारा सूचना। तो इसका उत्तर होगा शिवहर, चौथे प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसी मैप से बताया गया था आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? या पतझड़ वाले वन क्षेत्र से होगा, पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। Among the following districts, which one has larger area under dense deciduous forest cover? अब सबसे पहले आपको दो चीज जानना चाहिए। क्या बिहार में जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है कहां कहां पाया जाएगा? तो पूरे बिहार में कुछ तराई क्षेत्र जो पश्चिमी चंपारण का है वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, बिकॉज ऑफ तराई रीजन, क्योंकि वहां जल जमाव होता है इसलिए। अदरवाइज जो डेंस डिसिडुअस है, डेंस का मतलब हुआ सदाहरित की तरह तो डेंस नहीं होगा, लेकिन पर्णपाती वनस्पति समुदायों में तुलनात्मक रूप से वो सबसे डेंस होगा। तो पहला हो गया वर्षा की मात्रा, दूसरा उस जिले में या उस क्षेत्र में, उस प्रादेशिक प्रदेश में वन्य विनाश या कटाव कम से कम हुआ हो, है ना। तो पहले आप थोड़ा सा मानचित्र देखिए, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। एक तो आकार वाइज, जैसे पटना जिला यहां से लेकर के यहां तक है, इसमें कोई दो राय मत रखिए, लेकिन आप देखिए कि पटना में हस्तक्षेप कितना ज्यादा हुआ है। औपनिवेशिक युग के पहले भी पटना राजधानी थी, और जब राजधानी होगा तो वृक्षों को, हालांकि पटना सिटी के आसपास खासकर जो सचिवालय का इलाका है वहां वृक्ष खूब है। अभी इको पार्क और जो बनाया सचिवालय में, जो पहले नाला हुआ करता था उसको भर करके, वृक्षारोपण पटना में सिटी के आंतरिक भाग में खासकर सचिवालय के आसपास खूब है। लेकिन बाकी जो बागीचे आदि थे वो सब धीरे धीरे कट रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कृषि के अलावा यहाँ या तो कृषि है या नगर है, तो किसी परिस्थिति में वृक्ष अब तो बहुत कम दिखेंगे। लेकिन वे प्रदेश जो, फिर मैं कह रहा हूं, आप तराई क्षेत्र में जाएंगे तो कम से कम तराई का ये वाला इलाका अभी भी पूरी तरह से वनाच्छादित है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये एरिया सबसे ज्यादा आएगा पश्चिमी चंपारण जिले में, और यहीं से आती है गंडक नदी। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में पड़ता है ये। वैसे गंडक के अंचल में ये है, और गंडक का भामर और तराई प्रदेश, साथ में खादर प्रदेश
व्यापक रूप से इसी पश्चिमी चंपारण जिले में है, इसलिए गन्ने की कृषि के लिए ये मोस्ट सूटेड लैंड है बिहार का। इसीलिए जो भारत का पहला चीनी मिल लगा बेतिया राज यहीं पर है। ओवरऑल इस प्रोसेस को, पर्सपेक्टिव को थोड़ा कोरिलेट कीजिए तो आपको उत्तर अपने आप मिलना समझ शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा लैंड एरिया बच रहा है जो इस तरह मतलब नेपाल के पर्वतीय पहाड़ी भाग से भी है और साथ में मैदानी भाग भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे गंडक जैसी बड़ी नदी आकर के मिलती है ना। इसके दक्षिणी किनारे के आसपास देखेंगे, हालांकि वो छपरा और यहाँ पे है घाघरा नदी, इधर उत्तर प्रदेश का बलिया है घाघरा नदी, परंतु गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच से मतलब पूरा का पूरा रीजन कंसर्न है। तो अधिक घने पतझड़ वाले जो वन हैं उनका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अब देखिए कटेगा कैसे। गया में वर्षा होती है 85 CM वार्षिक, तो यहां पर सघन डिसिडुअस फॉरेस्ट तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि जो सघन डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है अर्थात जो सघन पतझड़ वन होते हैं वो 100 से 200 CM वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। तो गया कट गया। कैमूर में भी लगभग वर्षा है 90 CM। और विद्यार्थियों को क्लास लेते समय ये डिटेल में बताता हूं, वर्षा की मात्रा को जरूर ध्यान रखिए, वो कृषि की प्रक्रिया तक को स्पष्ट करेगा, कोरिलेट करा देगा। साथ में नवादा, यह भी थोड़ा बहुत रेनशैडो इलाके में आता है, तो यहां भी वर्षा 95 से 110 CM के बीच है। लेकिन कई क्षेत्र हैं नवादा में जो 95 ही हैं। इन पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है इस ऑप्शन के अंतर्गत जहां पर वर्षा होती है लगभग 170 CM वार्षिक। इसलिए कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर और आसान हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चौड़ी पत्ते वाले जो सदाहरित प्रकार के वनस्पति समुदाय हैं वो भी पश्चिमी चंपारण में व्यापक रूप से गहनता के साथ पाए जाते हैं। यहीं पर भारत का मतलब बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। देखिए ये फिर कंटेंट है, कंटेंट मतलब, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल भी आप जोड़ सकते हैं कि बिहार के किन किन जिलों में किस किस प्रकार का डैम है, तो उससे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीम बांध। वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है भीम बांध। अब ये भीम बांध जो अभयारण्य है वो किस चीज के लिए फेमस है, जैसे आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे वहां पे नदियों में छोटे छोटे डैम्स, इसको स्मॉल चेक डैम्स कहेंगे, के आधार पर छोटे छोटे वेटलैंड्स भी हैं। हालांकि उन वेटलैंड्स को रामसर सम्मेलन में या रामसर समिट से कंसर्न नहीं किया गया अभी भी, लेकिन वो जैव विविधता को तेजी से बढ़ाते हैं, हैबिटेशन को तेजी से बढ़ाते हैं। जैसे हालांकि भीम बांध में अब बाघ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बाघ अब नहीं है, लिस्ट में मिलता है बाघ भी है, लेकिन काला तेंदुआ, ब्लैक लियोपार्ड, काला तेंदुआ, साथ में तेंदुआ, भौंकने वाला हिरन, नीलगाय। नीलगाय तो खैर बिहार में कहीं भी हो, जंगल नहीं है तब भी आपको मिल जाएगा, है ना, नीलगाय। और साथ में काला भालू, रीछ जिसको बोलते हैं, काला भालू। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे जंतु यहाँ पाए जाते हैं। तो मुंगेर जिले में जो वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है भीम बांध, है ना, यही इसका उत्तर होगा, भीम बांध सी। इसका तरीका यही है स्टूडेंट्स कि आप एक लिस्ट बना लीजिए जिला वाइज, बहुत बड़ा लिस्ट नहीं होगा ये, और एक पेज में ही आपका काम हो जाएगा। पहले जिले का नाम लिखिए, उसके बाद वहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, और साथ में एक और चीज़ लिखिए कि कहाँ पर किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क तो एक ही है, कौन सा पशु फेमस है और किस स्पेशल पशु को वहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कहा तो बाघ को जाता है, लेकिन अभी फिलहाल बाघों की संख्या नहीं है। खासकर भौंकने वाले हिरन को यहाँ पर संरक्षण विशेष तौर पर दिया जा रहा है, चूंकि संख्या घट रही है ना। तो ऐसे लिस्ट तैयार कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है बिहार स्पेशल 25 से 30 पेज का आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न,
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, ये भी कंटेंट बेस्ड है, लेकिन मैं इसको कंटेंट नहीं मानता, कंसेप्चुअल मानता हूँ। टोटल है 12। जैसे आप एक मैप के साथ हम लोग चलें, देखिए गंगा रिवर बिहार में बेसिकली ये यहाँ से ऐसे, या बेहतर होगा हम लोग जिला वाला मैप देखें। ये देखिए, गंगा नदी यहाँ पे ऐसे प्रवेश कर रही है, ऐसे है ये नदी ऐसे प्रवेश कर रही है। यहीं पे सीधे जाती है ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, 1 2 3, उसके अलावा यहाँ पे नालंदा हट जाएगा, शेखपुरा हट जाएगा, 4 5 6, ऊपर में 7 8 9 10 11 12, ये स्पष्ट लिख रहा है। तो ऐसे इसे गंगा ही नहीं, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए गंडक है, यहाँ पर घाघरा नदी आके मिलती है गंगा में, है ना। तो थोड़ा इस प्रकार से प्रिपेयर कीजिए, किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, या विशेष किसी प्रकार का वहाँ मंदिर हो, या जो सांस्कृतिक कार्य हो सकता है वो हो, उससे जुड़िए। हेरिटेज हो सकता है कोई भी, है ना। तो जैसे इसके पहले वाले 66वीं बीपीएससी की जो दूसरी परीक्षा हुई थी, उसने जो डॉल्फिन को लेकर के सेंचुरी बनाया गया है भागलपुर में, उस पर क्वेश्चन था। और गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन, इसको स्थानीय रूप से सोंस कहते हैं, खासकर पटना से भागलपुर तक सोंस बोलते हैं। वो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि फिर अंधे कैसे होते हैं या क्यों होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो डॉल्फिन्स होते हैं, आकार उनका छोटा होता है, जिनको आप देखते हैं, इसीलिए वो डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा पालतू नहीं बनाए जा सकते। लेकिन डॉल्फिन्स एक विशेष प्रकार के जलीय वातावरण या पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सब चीज़ें फिर कभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्लासेस होती है तो बताते ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप ऐसे जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो उत्तर शानदार तरीके से आप खुद ही निकाल लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा 12। बिहार राज्य में किस गंगा नदी किनारे जिलों की संख्या है 12। ठीक है, अब आप देखिए अगला प्रश्न है 8वां। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए, ये अगर जिसने भी मैप को थोड़ा भी देखा और प्रिपेयर किया है मैप के साथ, बहुत सहूलियत होगी। मैं थोड़ी देर पहले ये मैप दिखा भी रहा था आपको। यहां पे आप देखिए, जो जिलों का सीक्वेंस है ना, जैसे अगर पटना को आप देखिए, भागलपुर के पास भी गंगा काफी लंबी है, लेकिन ध्यान रखिएगा भागलपुर में यहीं तक है, उसके बाद चली जाती है वो झारखंड में। लेकिन पटना जिला चूंकि ये पटना के उत्तरी सीमे से प्रवाहित होती है, यहाँ पे फतुहा के बीच से, फिर बेगूसराय, दक्षिण खगड़िया और फिर भागलपुर। भागलपुर में मेंडरिंग इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो चूंकि पटना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी पटना का विस्तार लंबवत तो सेंट्रल पटना के आसपास है। जो पटना का सचिवालय वगैरह है सब यहीं पर है, बोरिंग रोड से लेकर के पटलिपुत्रा कॉलोनी आदि जो पटना का विस्तार हुआ है। अब ये और बढ़ रहा है खगौल की तरफ, यानी बेहटा तक। ये बेहटा यहीं पर सोन नदी आकर के मिलती है गंगा से, जो पटना और भोजपुर जिले की विभाजिका भी है ना। सोन नहर परियोजना भी वहीं पर है। अब यहां से आप जोड़ना शुरू कीजिए, तो ये इस एरिया से, यहां से लेकर के पटना यहां तक है, तो सबसे लंबी सीमा तो ऑब्वियसली पटना से ही होगी ना। बाकी इस प्रकार से क्षैतिज विस्तार की प्रक्रिया में, या लंबाई भी कह लें, तो उतना कोई जिला आपको दिख ही नहीं रहा है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को बुक से पढ़ के आप नहीं बना सकते, मैप के साथ वर्क कीजिए। और इसका बेहतर तरीका होता है पर्यटन कीजिए, कि मैं घूमने निकला गंगा नदी को, कि बिहार जहां भोजपुर जिले से गंगा प्रवेश करती है, बक्सर कहेंगे, बक्सर से भी उसका गंगा का है, यहीं से गंगा प्रवेश करती है। बक्सर जिले से जहां प्रवेश करती है वहां से चला तो भोजपुर जिला आया, पटना जिला आया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, और उत्तर में देखें तो खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, यही पूरा का पूरा वैशाली से लेकर के समस्तीपुर का जो क्षेत्र है, ये केले के गहन कृषि का क्षेत्र है ना। तो पर्यटन कीजिए और तब आप उसी में चर्चा कीजिए कि जब सबसे लंबी सीमा को मैंने देखा तो पटना से ही मिलता देखा, तब उत्तर आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ये प्रश्न था कि गंगा नदी की सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है, वो है पटना। ठीक है, चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? देखिए,
बिहार में, वैसे बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसका लगभग 95% रीजन एरिया मैदानी है, और खासकर उर्वर मैदानी है, खादर भूमि ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन केवल मैदानी नहीं है, जैसे जो तराई क्षेत्र है गंडक आदि का, कोशी का, बूढ़ी गंडक का, कमला का, बलान का या महानंदा का, तो भाई तराई भी तो आएगा। तराई जब भी आएगा तो भामर भी होगा, लेकिन भामर सब जगह नहीं होगा। जहाँ नदी मैदान में उतरेगी पर्वतों का त्याग कर, फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स, उसको हम भामर कहेंगे। और बाकी पैरेलल जो माउंटेन का होगा, समानांतर क्षेत्र उसे सटा हुआ, उसको कहेंगे तराई। और भामर के आगे ही विकसित होता है तराई क्षेत्र। ये सब आपने पढ़ा होगा, या हम थोड़ा इंडिकेट कर दिए। इसके अलावा आप अगर विंध्यन श्रेणी को देखेंगे, जहाँ पर शेर शाह का मकबरा और किला भी था, ये आता है आपके कैमूर जिले में। तो विंध्यन का पूर्वी विस्तार बिहार के कैमूर जिले तक है, और विंध्यन संरचना प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अब इसमें जहाँ पर कायांतरण हुआ है वहाँ संगमरमर मिलेगा, लेकिन खास करके जो विंध्यन का मध्यवर्ती और पूर्वी भाग है, अर्थात उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला में जो विंध्यन रेंज है, वहाँ पर आप देखिएगा चूना पत्थर। तो ऐसे बनारस का आसपास चुनार, और यही आता है बिहार में कैमूर, जो सासाराम आदि का क्षेत्र है, वो भी चूना पत्थर का ही। और रोहतास में आप देखेंगे ओवरऑल चूना पत्थर के गुफाएं भी हैं, और वही संरचना चला जाता है बिहार में राजगीर तक। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब मुद्दा है, छाटना है धारावार भूसरी संरचना वाला नहीं है, तो क्या मुंगेर, जमुई या नवादा में है? थोड़ा सा इसको आप मैप पे देखिए। देखिए यहां पर मुंगेर, जमुई, नवादा, तो गया से जो बराबर की पहाड़ियां है ना, गया में, गया के इस भाग से, मैं रेड पेन लेता हूं, पहले इसको मिटा दिया जाए ताकि आपको फ्रेश बढ़िया से दिखे, है ना। ये आप गया से नवादा और जमुई थोड़ा सा नीचे बांका देखेंगे, ये झारखंड या छोटानागपुर के पठार की संरचना से सटा हुआ है। इसलिए नवादा के रजौली में परमाणु ऊर्जा केंद्र का भी लगाने की बात भी की गई आज से 30 साल पहले। लगाया क्यों नहीं गया? रजौली झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है। झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य था, तो काफी सुधार हुआ झारखंड में भी। तो अगर मान लीजिए नक्सलवादियों ने जिस प्रकार से डायनामाइट लगा कर उड़ाते हैं, सब कार्यक्रम कर चलाते हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी हल्का भी उलट पलट हुआ, किस स्तर तक लॉस हो सकता है अनुमान लगाइए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट केवल बायस्ड होकर के उसको नहीं टाल देती। संदेहप्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में, या जनसंख्या जहां सघन होता है, उन क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाना एक बड़े आपदा को आमंत्रित करना जैसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर देखेंगे आप लाइन से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले लोकेशंस भी देखिए। तो दक्षिण में जैसे ये वाला जो रोहतास तक का इलाका है ना, ये विंध्यन संरचना से कंसर्न है, विंध्यन। और खासकर जो कैमूर या भभुआ है, सासाराम, जो उत्तर प्रदेश सटा हुआ, ये तो पूरी तरह से विंध्यन है। लेकिन रोहतास तक आपको दिखेगा, रोहतास में जो पहाड़ियां हैं वो विंध्यन का विस्तार है, तो चूना पत्थर संबंधित हो जाएंगी। हालांकि चूना पत्थर नहीं पूछा गया है, विंध्यन से पूछा गया है। और यहां नीचे जो गया, नवादा, जमुई और बांका है, और ये पूरा झारखंड तो वही है, फिर ये आ जाता है किसमें? पठारी संरचना अर्थात धारावार से। झारखंड का और छोटानागपुर का जो पठार है वो धारावार क्रम की संरचनाओं से संबंधित है, उसी का विस्तार। इसलिए देखें कि मुंगेर में जो पहाड़ी है वो परतदार मुलायम चट्टानों से नहीं निर्मित है, या जो ओवरऑल नवादा आदि का भी क्षेत्र है जो पहाड़ी है, वो मुलायम परतदार चट्टानों से निर्मित नहीं है, वो धारावार क्रम के चट्टानों से निर्मित है। इसीलिए वहां पर माइनिंग भी होता है, और मुंगेर हिल सोरा के माइनिंग के लिए फेमस रहा है ना। तो ओवरऑल थोड़ा इस प्रकार से आप तैयार करते हैं तो उत्तर हमेशा बेहतर मिलता है। तो यहां पर हो जाएगा रोहतास। लेकिन अगर कैमूर होता और शानदार होता, क्योंकि कैमूर में यानी मिलता दोनों में ही है, हालांकि तब यहां उत्तर हो जाता ई, यानी एक से ज्यादा। अगर दोनों होते तो, और नहीं तो फिर इसका उत्तर होता कैमूर। तो यहाँ पे रोहतास और कैमूर दोनों में ही है, तो हम लोग इसका उत्तर निकालेंगे रोहतास, यानी बी। कौन सा धारावाड़ भूतपूर्व संरचना से संबंधित नहीं है? तो मुंगेर नहीं है, जमुई नहीं है, नवादा नहीं है, तो कौन सा है? रोहतास। आगे चले हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना
देखो, ये मंडल बांध परियोजना नया नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको नया स्वरूप प्रदान किया है, जो प्रधानमंत्री है हमारे निवर्तमान, कि नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई थी। देखो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्नों के आने के बाद उत्तर का विश्लेषण तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है, लेकिन मज़ा तो तब आए जब प्रश्नों को उसके साथ ही आप बताइए। तो ये होगा उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी। ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है, छोटानागपुर के पठार से निकलती है और हैदरपुर के निकट, हैदरपुर के निकट सोन नदी में मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है। अर्थात ये सोन की सहायिका है। और ये ध्यान रखिएगा, सोन की सहायक नदियों पे जल विद्युत की परियोजनाएं, चूंकि सोन पठारी भूमि से प्रवाहित होता है, केवल पटना के पास, जहां पटना और भोजपुर जिला का सीमा बनाता हुआ जहां मिलता है सोन नदी, सोन को पुल्लिंग माना जाता है, ना कि स्त्रीलिंग। आरा जिला के लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी जो नदी भी है वो मर्दानी नदी है, मर्दाना नदी है, बाकी नदी को तो स्त्रीलिंग माना जाता है। सोन नदी वैसे जहाँ मिलती है पटना और भोजपुर का जिला का सीमा बनाते हुए, वहाँ के क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी सोन का प्रदेश प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? पठारी है। तो इसके सहायक नदियों पर, जैसे रिहंद, रिहंद जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, उसी रिहंद परियोजना के आधार पर हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो योजना बनाई गई मंडल बांध परियोजना, शुरू तो हुआ था 78 में ही, 93 में इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन यहाँ पर 24 मेगावाट का ओवरऑल विद्युत परियोजना प्रारंभ किया गया फिर से। इसके अलावा आप देखिएगा, लगभग 1,11,000 हेक्टेयर, 1,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की क्षमताओं में रहित रह जाता है, लेकिन अगर इस परियोजना को अमली जामा पहना दिया गया तो बेहतर सिंचाई वहाँ विकसित हो सकता है। और यदि वहाँ पर बेहतर सिंचाई का हम विकास कर सके तो हरित क्रांति की अवयव या संरचनात्मक घटकों का विकास जल्दी जब तक नहीं होता है तब तक तो मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए तो हरित क्रांति का सिचुएशन या हरित क्रांति जैसी परिस्थितियाँ वहाँ पर बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,00,000 या 1,11,000 एग्जैक्ट डेटा है, परंतु आप ध्यान रखिए एक व्यापक क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा 24 मेगावाट हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डैम की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार ने दिया है और 40% पैसा यानी रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा अनुदान में नहीं है। लेकिन ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और दक्षिण बिहार में एक विद्युत निर्माण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया और साथ ही साथ बेहतर कृषि के विकास के लिए ये परियोजना बहुत कारगर हो सकता है ना। तो थोड़ा इस प्रकार से पढ़ते हैं आप तो आपको दिक्कत नहीं होता। अब इसमें देखिए कोसी, कोसी पे इस प्रकार से डैम बनाना ही मुश्किल है। बूढ़ी गंडक पे पॉसिबल है, जो बेगूसराय के पश्चिमी सीमा पे आके मिलती है। इसी के छाड़न झील में बेगूसराय का कांवर झील है, जो बिहार के रामसर साइट्स में से आता है और बिहार का प्रथम रामसर साइट था वो कांवर झील। फल्गु नदी पे तो वैसे ही बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गया के पास आप देखेंगे जहाँ विष्णुपद मंदिर है, फल्गु में हार्डली प्रवाह रहता है 2 से 3 महीना। इसके बाद 9 महीना तो ये नदी दिखती ही नहीं है, मतलब केवल आपको बालू का और उसका रास्ता दिखेगा, प्रवाह क्षेत्र दिखेगा, बाकी नदी नहीं दिखेगी, है ना। ऐसे भी उत्तरी कोयल, और ऐसे भी नहीं, आपको थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणी कोयल है उसका मामला कुछ और है, उस पर भी प्रश्न आया हुआ है। हम चलते हैं वहां पे तो आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, अर्थात उत्तरी कोयल। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी सटी हुई पहाड़ियां कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, मैं थोड़ा सा मानचित्र बना के आपको समझाता हूं। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट को हम बनाएंगे, ये देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। इस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का कई विभाजन होता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ऐसे होगा ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे ऊंची श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई।
मलाई। सर्वोच्च चोटी है अन्नामुदी, अन्नामुदी। और यहीं से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं, इसका नाम है नीलगिरी। ये क्या है? नीलगिरी। ये समस्त प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च है, चूंकि दोदाबोटा इसी पर है। लेकिन यहीं से आप नीचे आएंगे तो मैं पिंक कलर यूज करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कन्याकुमारी तक जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं कार्डोमम। कार्डोमम की पहाड़ियां अर्थात इलायची की पहाड़ियां। हालांकि इसका दक्षिणी भाग घड़ियाल पीठ सैल कहा जाता है, लेकिन वो इसी का विस्तार है, वो इससे अलग नहीं है। तो कार्डोमम हिल फाइनली कन्याकुमारी तक जाता है और इस दोनों के बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है सेनकोस दर्रा, जिसे केरल और तमिलनाडु का द्वार भी कहते हैं। और इसी सेनकोस दर्रे के उत्तर से एक और पहाड़ी गई है जिसका नाम है पालनी हिल। बेसिकली दोनों जियोलॉजिकल नॉट हैं, पालनी हिल। और इसी पालनी हिल पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन है कोडाईकनाल। जैसे नीलगिरी पर है उत्कट मंडलम या ऊटी। तो थोड़ा ऐसे जब मैप के साथ आप तैयार करते हैं तो चीजें बहुत सरल और आसान हो जाती हैं। प्रश्न है कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन सी हैं? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा कार्डोमम हिल। अब सेवराय नीलगिरी से है, नीलगिरी का मुद्दा ही नहीं, अन्नामलाई ऊपर में ही है, तो ऑब्वियसली कार्डोमम ही पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि बीपीएससी में एक ई ऑप्शन भी होता है जो बड़ा घातक होता है कई बार, इसलिए थोड़ी सतर्कता यहां पर बरतनी आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो कार्डोमम हिल। अब चलते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित के में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? अब ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल केस में प्रवाल भित्ति का मतलब हम लोग मान के चलते हैं या तो ये प्रश्न है लक्षद्वीप से संबंधित और या प्रश्न थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार देश से संबंधित। लेकिन लक्षद्वीप ही नहीं, मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो हम थोड़े से भ्रम में आ जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का यदि मैप लें फिर से एक बार, तो न केवल मैंग्रोव वनस्पति, इससे लक्षद्वीप यहां पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लक्षद्वीप मतलब प्रवाली द्वीप। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? आप ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में हम समझते हैं ये ज्वालामुखी द्वीप हैं या भूमि से कटे हुए हैं, इनमें भी प्रवाल भित्तियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ जहां नदियों का मुहाना होता है वहां पे प्रवाली संरचनाओं का विकास बहुत कम होता है। तो कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के मुहानों पर कम होगा। लेकिन जहां भी किसी प्रकार से तरंगों के माध्यम से भोजन आ सकता है वहां पर तो विकास हो ही सकता है ना। अब यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन में है कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो भाई लक्षद्वीप नहीं पाई जाती। लक्षद्वीप में तो मुद्दा ही नहीं पाए जाने का। क्या कच्छ की खाड़ी में पाई जाएगी? क्या मन्नार की खाड़ी में पाई जाएगी? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर तो भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र मेरीन बायोडाइवर्सिटी या मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व था। सेतु समुद्रम परियोजना में 21 आइलैंड्स थे, 21 में से 18 को काटा गया, लेकिन था। और ये जो मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व था वो सब के सब आइलैंड कोरल आइलैंड्स थे। अर्थात देखिए, अगर सेतु समुद्रम परियोजना का ये सूचना आपको याद होगा तो मन्नार की खाड़ी पे आप डाउट नहीं करते। साथ में मुद्दा बन रहा है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में खासकर जो इसके अंदर का ये वाला पोर्शन है, यहां पर प्रवाल पाया जाता है। प्रवाल भी और साथ में मैंग्रोव भी, क्योंकि यहां पर भी जहां पोरबंदर है इसके भी आंतरिक भाग जो छिछला सागरीय क्षेत्र है वहां पर भी प्रवाली संरचनाएं पाई जाती है। कहां नहीं पाई जाएंगी? तो ये हो जाएगा मेन रूप से कैम्बे की खाड़ी में, जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदियां आपस में मिलती हैं। ये अमरकंटक का पठार हो गया, ये नर्मदा नदी हो गई, इसमें अर्थात कैम्बे की खाड़ी में, खंभात बोलते हैं इसको भी, कैम्बे या खंभात की खाड़ी, यहां पर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे जब तरंगे जाती हैं बहुत तेजी से वापस आती हैं
तो प्रवाल छोड़िए, हालांकि मैंग्रोव का विकास हुआ है, वहीं पर अलिया बेट, खलिया बेट, नर्मदा नदी के मुहाने पर द्वीप है। ठीक है, तो यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, है ना। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। थोड़ा इस प्रकार से आप तैयार करते हैं तो आपको उत्तर हमेशा बेहतर मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी नहीं है। यहाँ पे इसीलिए मैं इंग्लिश टर्म्स को प्रेफर करता हूं। हिंदी में यहां पर उपनदी है, सब रिवर होता है इसका मतलब। अब सब रिवर का मतलब क्या होता है, किसी नदी से यदि कोई नदी निकलती है तो कहते हैं सब रिवर या उपनदी। जैसे हुगली, गंगा से हुगली निकली है तो हुगली गंगा की उपनदी है। और यदि कोई नदी आकर के किसी नदी में मिलती है तो उसे कहते हैं सहायिका अर्थात ट्रिब्यूटरी। और मुहाने के पास जब कई शाखाओं में बट के नदी बहती है तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। तो सहायिका, वितरिका और उपनदी तीनों में अंतर है। और कम से कम हिंदी भाषी राज्यों को तो इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए भाई हिंदी और अंग्रेजी में बहुत बड़ा अंतर ना हो। क्योंकि यहां पर आप लिख रहे हैं उपनदी, उपनदी का मतलब ही कुछ और होता है। लेकिन आप देखिए, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, इसका मतलब होता है सहायिकाएं, एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिकाएं। थोड़ा ये ध्यान रख के चलना होता है तैयारी करने में। थोड़ा बहुत इंग्लिश टर्म भी आप जानिए, अच्छी बात होगी। तो निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी घाटी का भाग नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पूछा जा रहा है गंगा नदी घाटी का भाग नहीं है। ठीक है, भाग नहीं है। अब यहां पे निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। अच्छा, है ना कि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे। अब ये ध्यान रखिएगा कि शंख बराकर है दामोदर की सहायिका, दामोदर नदी की सहायिका। जो दक्षिणी कोयल है वो चली जाती है ब्राह्मणी से जुड़ जाती है। जो शंख है ये भी चली जाती है दक्षिण की ओर, इसका भी प्रवाह नहीं है। जो उत्तरी कोयल है ये सोन नदी से संबंधित हो जाती है। ठीक है, सोन नदी की सहायिका है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हम उत्तर को ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, यानी गंगा में कौन सी नदी आकर के मिलती है। तो ध्यान रखिएगा आप, ये नहीं मिलती, ये दक्षिणी कोयल नहीं मिलती, लेकिन बराकर दामोदर में और दामोदर मिलती है हुगली में। बराकर दामोदर में और दामोदर मिलती है हुगली में, और हुगली गंगा ही है, गंगा में ही उसको शामिल करते हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तरी कोयल तो सोन नदी की सहायिका है और सोन जाकर मिलती है गंगा में। तो यहां अप्रत्यक्ष रूप से दो नदियों का जल गंगा नदी में जाकर पहुंचता है। आ रहा समझ में, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी। हालांकि अगर घाटी है तब तो इसमें हो जाएगा ई। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं आपको, कई बार आयोग का उत्तर त्रुटिपूर्ण होता है तो विद्यार्थी केस आदि भी करते हैं या कई याचिकाएं पड़ती हैं, तो या तो आयोग सुधार लेता है या उसमें संशोधन करके फिर से उत्तर दे दिया जाता है। उत्तरी कोयल नदी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायिका है और ये जाकर मिलती है गंगा नदी में, मतलब सोन मिलती है गंगा में। जबकि बराकर नदी दामोदर की सहायिका है और दामोदर मिलती है हुगली में। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये बी ऑप्शन, उत्तरी कोयल और बराकर, ये दोनों यानी बी और डी वाली नदियां अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलती हैं। और वैसे नदी बेसिन कहा जाता तब तो उत्तर सही होता, नदी घाटी कहा जाएगा
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ई। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे प्रश्न किए भी थे, तो मैंने यही कहा था कि आप इसको थोड़ा एक बार सर्च कीजिए, क्योंकि आयोग के उत्तर से ही यह त्रुटिपूर्ण होता है उसमें। तो प्रत्यक्ष रूप से तो ना उत्तरी कोइल मिल रही है और ना बराकर मिल रही है। उत्तरी कोइल सोन में और बराकर नदी मिल रही है, मतलब दामोदर के माध्यम से हुगली में, और सोन मिल रही गंगा में। तो गंगा नदी घाटी से प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नदी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। ध्यान रखिएगा, ई अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। तो यही 13 प्रश्न थे जो बीपीएससी के 65 बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का जो 27 प्रश्न है भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, जिसमें बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से के साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न हैं। उन 27 प्रश्नों के लिए मैंने 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए बोला था आपसे। तो ये पार्ट 1 का 13 प्रश्न जो है अभी समाप्त हुआ। इसी के पार्ट 2 में आप 14 प्रश्नों को देखेंगे जो भारत के भूगोल, थोड़े बहुत विश्व के भूगोल और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से संबंधित होगा। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं जो 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पार्ट 2 होगा। सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ प्रतिबद्धता के साथ, ऊर्जा के साथ, दक्षता के साथ तैयारी कीजिए, अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।